हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में मैं यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्लास 11th का जो है यहाँ पर पहला चैप्टर जो है हम देखने वाले हैं। क्विक रिवीजन नोट्स हैं यहाँ पर, आपको ये रिवीजन सीरीज चल रही है 2021-22 की, तो यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आया, आपको बहुत दिक्कत हो रही, तो यहाँ पर क्विक रिवीजन है, ये बहुत जल्दी से आपको जो है बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। एक वीडियो में काफी चीजें कवर कर दूंगा, तो इस वीडियो को देखिए, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में, यानी यहाँ पर चौथी इकाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे जो है परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो परिचय में क्या क्या आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे, साथ ही सकारात्मक अर्थशास्त्र देखेंगे क्या होता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, अवसर लागत क्या होती है, उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होता है, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं अर्थशास्त्र की। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है आखिरकार। तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लें, क्योंकि इसमें आपको जो है इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम जो है क्लास और 11th का जो है पूरा सिलेबस मिल जाता है। सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे और जल्द ही आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। परिचय, सबसे पहला जो है यहाँ पर परिचय देखते हैं। स्मरणीय बिंदु हैं कुछ जो कि आपको याद रखने चाहिए इस चैप्टर में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, हमने समष्टि अर्थशास्त्र देखा था। समष्टि अर्थशास्त्र क्या था, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन था। समष्टि अर्थशास्त्र क्या था, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन था, जो कि आवश्यकताओं और इच्छाओं की तुलना में दुर्लभ संसाधनों, यानी संसाधनों की दुर्लभता तथा दुर्लभ वैकल्पिक संसाधनों के यानी वैकल्पिक संसाधनों के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा। तो इस प्रकार की परिभाषा थी वहां पर ये समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि पूरी समष्टि यानी सभी लोग जो है, देश के सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या करती है, एक व्यक्तिगत स्तर पर अर्थशास्त्र की समस्याओं का अध्ययन करती है। उसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी जब यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र में जब समस्याओं का अध्ययन जो है यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत मांग हो गई और एक फर्म का उत्पादन आदि होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके समुच्चय का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था और उसके समुच्चयों का अध्ययन होता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन होता है अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत। जैसे कि समग्र मांग हो गई, राष्ट्रीय आय आदि होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत मांग आती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से। अर्थव्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के लिए साधन और जीविका प्रदान करती है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी सी परिभाषा है, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और छोटी सी परिभाषा है और आप इसको समझ भी सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें जो है अच्छे से लिखा है, जो लोगों को जीविका अर्जित करने के लिए, यानी जीविका अर्जित करने के लिए यहाँ पर साधन और जीविका प्रदान करती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, आर्थिक समस्याएं असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के उपयोग के चयन की समस्या है।
तो आर्थिक समस्या क्या होती है? असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी आवश्यकताएं कैसी हैं लोगों की? असीमित हैं, जो कि पूरी नहीं होने वाली कभी, यानी बढ़ती रहेंगी लोगों की आवश्यकताएं। और यहाँ पर संतुष्टि हेतु, उनकी संतुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे? वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के उपयोग के चयन की समस्या है कि कौन सा जो है हमारे पास जो है सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं बहुत अधिक हैं। तो हम ऐसे में चयन करेंगे कि कौन सा संसाधन हमें उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये समस्या है हमारी आर्थिक समस्या। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, यानी आर्थिक समस्या हमेशा उत्पन्न होती ही क्यों है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं? 3 कारण बताए गए हैं। पहला होता है मानवीय कारण, दूसरा होता है यहाँ पर साधनों और सीमित होना, यानी साधनों का जो है सीमित होना, साधन जो है हमारे पास सीमित मात्रा में है, ये कारण है। उसके बाद साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, इनका वैकल्पिक प्रयोग होता है, वैकल्पिक विकल्प के अनुसार इनका प्रयोग है। और यहाँ पर क्या है? आवश्यकताओं की असीमित होना, यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हो चुकी हैं। ठीक है, मानव की आवश्यकताएं असीमित हो चुकी हैं, इसीलिए यहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद साधनों का असीमित होना, साधन जो है वह असीमित हो चुके हैं, यानी सीमित हो चुके हैं, साधन यहाँ पर कम मात्रा में है। यानी अगर एक बार कोयला खत्म हो गया तो यहाँ पर उसको लाखों साल लग जाएंगे बनने में। ठीक है, तो वो सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उसे जो है बहुत ही कम मात्रा में और उसका ध्यान पूर्वक उपयोग किया जाए, यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया जाए। साधन के वैकल्पिक प्रयोग भी है, यानी इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। तो एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो मुख्यतः 3 समस्याएं होती हैं। क्या होती है केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या? पहला, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए, इसमें वस्तुओं का चयन किया जाता है। वस्तु का चयन यानी किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, सबसे पहले ये समस्या है। उसके बाद कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, आधुनिक तकनीक अपनाएं या परंपरागत तकनीक का इस्तेमाल करें वस्तुओं के उत्पादन में। ठीक है, तो कौन सी तकनीक का यूज करके जो है इस्तेमाल करके उपयोग करके जो है हम इसमें जो है क्या करेंगे, हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, किसके लिए उत्पादन करें, यानी वस्तुओं तथा आय के वितरण की समस्या है, यानी अमीर वर्ग के लोगों के लिए करें या गरीब वर्ग के लोगों के लिए हम वस्तुओं का उत्पादन करें। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना होता है। तो यही 3 समस्याएं होती हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। अवसर लागत ये आ जाता है 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं आप। एक अवसर का चयन करने पर, जब हम एक अवसर को चयन कर लेते हैं, यानी एक अवसर को चुन लेते हैं, तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग, जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको क्या करना है, आपके पास 50, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, आपको 100 रुपए में आपको क्या करना है, संतरे लेने हैं और सेब लेने हैं। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप संतरे ले लें या सेब ले लें। ठीक है, तो अगर आप सेब लेंगे तो अगर मानिए दोनों ही सर्वश्रेष्ठ अवसर हैं, चाहे आपको सेब मिल जाए मार्केट में तो वो ले सकते हैं, या आपको संतरे मिल जाए तो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सेब मिलते हैं, अगर आप सेब लेते हैं तो आप संतरे नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको संतरों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप संतरे लेते हैं तो सेब का त्याग करना पड़ेगा। यानी 2 सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, 2 सर्वश्रेष्ठ यानी वस्तुएं होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, 2 सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पर अगर एक वस्तु को चयन कर लिया जाता है तो यहाँ पर जो है दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, तो उसे अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, एक अवसर का चयन करने पर, अगर आपके पास अवसर है तो एक अवसर का चयन करने पर तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग, यानी एक अवसर को अगर आपने चुन लिया, दूसरे जो अवसर का त्याग किया है आपने, तो उसे अवसर लागत कहते हैं। इसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत भी कहा जाता है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत भी कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र यानी PPF। ठीक, 2 वस्तुओं के उन सब
ही संयोजों को दर्शाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था जो है अपने दिए गए संसाधनों तथा तकनीकी स्तर पर प्रयोग करके कर सकती है। तो यहाँ पर क्या दिखाता है, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है, यानी उत्पादन संभावना सीमा क्या दिखाती है, यहाँ पर दिखाती उन सभी संयोजों को दर्शाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में अपने दिए हुए संसाधनों, यानी संसाधन जितने हैं उसके पास और तकनीक जितनी है, इनका प्रयोग करके जो है उसका उत्पादन कर सकती है, यह मानते हुए कि सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग किया हो, यानी कुशलतम प्रयोग जो है हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है उत्पादन संभावना सीमा कितनी है, उत्पादन की संभावना की सीमा क्या है, ठीक है। यानी उत्पादन की संभावना की सीमा ये है कि अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास जो है जितने संसाधन हैं और जितनी तकनीक है, तो अगर आपके पास तकनीक और संसाधन कम मात्रा में हैं और इसकी मात्रा अधिक नहीं है और बेहतर भी नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे, जितनी तकनीक है जितने संसाधन है उतना ही तो आप उत्पादन कर पाएंगे, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास तकनीक और संसाधन अधिक हो जाते हैं तो आपका उत्पादन भी अधिक हो जाएगा। तो इसलिए तकनीक और संसाधन की कमी के कारणवश यहाँ पर जो है उत्पादन संभावना वक्र की सीमा निर्धारित हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं संसाधनों के मितव्य प्रयोग से क्या अभिप्राय है, यानी अभिप्राय संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ व कुशलतम प्रयोग से होए, मतलब संसाधनों का मितव्य प्रयोग हो रहा है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब है कि संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ, यानी संसाधनों का जो सर्वश्रेष्ठ और कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। आई होप ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। तो चलिए हम पढ़ते रहते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषताएं, जो उत्पादन संभावना वक्र होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। नीचे की ओर ढालू बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि यह साधन की सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। तो मतलब क्या है, नीचे की ओर ढाल वाला होता है इसका वक्र जो होता है उत्पादन संभावना वक्र। इसकी विशेषताएं हैं कि ये नीचे ढाल वाला होता है। अगर एक वस्तु को बढ़ाया तो दूसरी वस्तु को कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की तरफ होता है, ठीक है। इसका कारण है इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत इसका कारण है। अर्थात एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग बढ़ती दर पर करना पड़ता है, ठीक है। त्याग जो होता है दूसरी वस्तु का बढ़ती दर पर करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होता है। अतः जब कम सक्षम वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो लागत बढ़ती है, जिससे एमओसी यानी एमओसी बढ़ता है, अवसर लागत बढ़ती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट है। उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकना संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीक प्रगति को दर्शाता है। अगर उत्पादन संभावना वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाता है तो आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर संसाधनों की वृद्धि और तकनीक में प्रगति हुई है ये दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। अगर उत्पादन संभावना वक्र जो है बाईं ओर खिसक जाता है तो आपको क्या बताना है, यहाँ का मतलब है संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र उन सभी कारणों से दाईं ओर खिसकेगा जिनसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता व संसाधनों की मात्रा तथा कुशलता में सुधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र उन सभी कारणों से दाईं ओर खिसकता है, खिसकेगा। दाईं ओर कब खिसकेगा उत्पादन संभावना वक्र, जब यहाँ पर अर्थव्यवस्था में यानी उत्पादन क्षमता, संसाधनों की मात्रा और कुशलता, यानी संसाधनों की मात्रा, उत्पादन क्षमता और कुशलता में सुधार होगा तो ये दाईं ओर खिसकेगा। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। ये सारे पॉइंट जो है देखिए अभी बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और है, इसको एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं ताकि आपको जो है बार बार वीडियो ज्यादा ढूंढनी ना पड़े। तो यहाँ पर हम एक ही वीडियो में इसको जल्दी से कवर करते हैं। तो देखिए दाईं ओर खिसकने के कारण होता है, बाईं ओर खिसकने के कारण क्या है, पीपीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। तो यहाँ पर संसाधनों में वृद्धि,
संसाधनों में वृद्धि हो जाती है। दाईं ओर खिसकेगा तो दाईं ओर, यहाँ पर देखिए शब्द देखिए, दाईं ओर वक्र खिसकेगा और बाईं ओर खिसकेगा। अगर दाईं ओर खिसकता है तो यहाँ पर संसाधनों में वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर बाईं ओर खिसकता है संसाधन में कमी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर संसाधनों का स्थानांतरण हो गया है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। पीपीसी में तो यानी अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन ही नहीं होगा तो इसका मतलब स्थानांतरण हुआ है संसाधनों का। तकनीक में प्रगति को दर्शाएगा दाईं ओर, तकनीक में अवनति को दिखाएगा यानी तकनीक गिर गई है, ये दिखाएगा। कौशल भारत में अभियान दिखाएगा, प्रकृति आपदा को बढ़ाएगा, यानी जो बुराइयां हैं अगर बाईं ओर खिसकेगा तो बुराइयां दिखाएगा, कमियां दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान बढ़ावा मिला है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक कुरीतियां आई हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान चला है, लेकिन यहाँ प्रवास हुआ है, लोग यहाँ से बाहर गए हैं। उसके बाद योगा प्रयास योजना हुई है, यहाँ पर युद्ध हुआ है जिससे हानि होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शिक्षा हुई है, यहाँ आतंकवाद हुआ है। तो इस तरह से जो है अगर बाईं ओर खिसकता है आपका उत्पादन संभावना वक्र, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई ना कोई जो है यहाँ पर बेकार चीज हुई है, यहाँ पर जो है कमी आई है उसमें, या कोई युद्ध हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब दाईं ओर होगा तो भारत में बनाई गई निवेश नीति हो जाएगी, निवेश हो जाएगा, विदेशी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर और पॉइंट, सीमांत प्रतिस्थापन दर, वह दर यानी प्रतिस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी गई, यानी एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई इकाइयों की एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात होती है, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात होती है। देखिए MRT, सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? एक वस्तु की त्यागी गई की जाने वाली इकाई, एक वस्तु की त्याग की जाने वाली इकाई या अन्य वस्तु की बढ़ाई गई इकाइयों के अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। यानी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है और एक वस्तु की मात्रा को कम किया जाता है, तो उनमें जो अंतर आता है और उनका जो अनुपात निकालेंगे, तो उनके जब अंतर का अनुपात निकालेंगे ना, तो वो इस तरह से होगा और इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब है अंतर का अनुपात। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, सीमांत प्रतिस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहा जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापन दर को अवसर लागत भी कहा जाता है क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की त्याग की इकाई का अतिरिक्त लागत होती है, ठीक है। यानी अतिरिक्त लागत भी कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर एक वस्तु की मात्रा बढ़ा देते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, तो सीमांत अवसर लागत किसे कहा गया है? जब MOC बढ़ता है तो PPF यहाँ पर मूल बिंदु में नतोदर होता है। जब MOC घटता है तो ये MOC और ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र और यहाँ पर ये MOC और यहाँ तो PPF मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। MPC, जब MPC स्थिर होता है तो PPF जो है यहाँ पर ऋणात्मक ढाल वाले एक सरल रेखा के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए सकारात्मक वस्तुएं और आर्थिक विश्लेषण क्या होते हैं। इसके अंतर्गत यथार्थ वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या था, क्या है, क्या होगा, ठीक है। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है? इसके अंतर्गत जो है यथार्थ वास्तविकता का अध्ययन होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या जो है 1951 में कितनी थी, वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इन कथनों की जांच संभव होती है, ठीक है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, सकारात्मक देख लिया, आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है? इसमें क्या होना चाहिए, यानी क्या था, क्या उसमें क्या लिखा था हमने, क्या था, क्या है और क्या होना होगा, सकारात्मक में हम दिखाते हैं। लेकिन आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण में क्या होता है, क्या होना चाहिए से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है
इसकी प्राकृतिक सुझाव देने की है। ठीक है, प्राकृतिक सुझाव देता है और यहाँ प्रकृति जो होती है इसकी सुझाव देने की है। तो ये क्या होता है, प्रकृति सुझाव देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए, यहाँ पर धन की असमानता को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए और गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इन कथनों की जांच संभव नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, सारी चीजें इसमें जो है देख ली हैं पहले यूनिट में, इसमें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इसके देखिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किए, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत सारी और वीडियो देखने के लिए ऐसी। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।